नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज के महत्वपूर्ण करंट पर हम लोग चर्चा करें, लेकिन इसके पहले छोटी सी रिक्वेस्ट आपके लिए कि प्लीज आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि इसका बेनिफिट सभी लोगों को लगातार मिलता रहे। और जैसा कि आप सभी लोगों को लक्ष्य पता होगा कि हमें हर हाल में, हर कीमत पर हमें इस वर्ष अपनी सफलता को अर्जित करना है और अगले वर्ष का जो भी आपका फेस्टिवल हो, जो भी आपका त्यौहार हो, वो खुशियों और उमंगों से भरा। और उसके लिए जरूरी है कि लगातार आप लोग सभी लोग प्रयास करते रहें, अपने ऊपर भरोसा रखें, अपने ऊपर ट्रस्ट रखें, कंसिस्टेंसी और पॉजिटिविटी को हमेशा मेंटेन करके चलें। यकीनन आपको सफलता जरूर मिलेगी और मैं आपके साथ हूं। लगातार मुझसे बने रहिएगा। चलिए, आइए हम लोग बिना देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और लेकिन उसके पहले हम लोग क्या काम करेंगे, कल का हम लोग करेंगे रिवीजन। जल्दी जल्दी आप लोग अपनी कॉपी और पेन को उठाइए, या फिर जैसे जैसे मैं प्रश्न को बोलता चलता हूं आप तुरंत अपने मन में उस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि क्या आपने जो पढ़ा था आज आपको याद है या नहीं याद है। और इसी परिप्रेक्ष्य में अक्सर मैं आप सब लोगों से कहता रहता हूं कि इस पूरे आपकी तैयारी के दौरान जो सबसे अहम और जो सबसे जरूरी चीज होती है वो होती है आपका रिवीजन। आप ज्यादा ना पढ़ें, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप जितना पढ़ें, आप कम पढ़ें, लेकिन वो कम पढ़ी हुई चीज भी आपको इतनी जबरदस्त तरीके से तैयार होनी चाहिए कि यदि उससे संबंधित प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो वो आपसे छूटने ना पाए। एक बात यहां पर मैं और आपको समझा दे रहा हूं, मैंने कई बार बोला भी है कि जब भी आप लोग घटनाचक्र, पूर्वालोकन या पीवाईक्यू की सीरीज या कोई टेस्ट सीरीज करें तो ध्यान रखिएगा कि जैसे ही कोई प्रश्न आप पढ़ें उसका उत्तर बेसिकली आपको तुरंत आना चाहिए। यानी कि आपको विकल्पों की तलाश ना रहे, यानी कि आपको विकल्पों पर निर्भर ना होना पड़े कि ए और बी सी डी में से कौन सा एक सही होगा। जैसे ही आप पढ़ें आपको उत्तर तुरंत मिल जाना चाहिए, विकल्प देखने की आवश्यकता ना हो। जब इस स्तर पर आप पहुंचेंगे, यकीन मानिएगा कि आपका प्रीलिम्स का एग्जाम कभी भी नहीं रुकेगा और आप आराम से अपनी सफलता को अर्जित कर सकते हैं। इस बात को गांठ बांध दीजिएगा। यानी कि आपके भीतर कॉन्सेप्ट, यानी कि सिर्फ रट्टे ठीक है, लेकिन रटने के साथ कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कॉन्सेप्चुअल होते हैं, जहां पर आपको दिमाग में चीजें बिल्कुल फिट होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट करते हैं रिवीजन कल का। और आइए देखते हैं हम लोग पहले कल का हमारा पहला प्रश्न क्या था कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया था। तो 11 नवंबर यानी कि 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया था, याद रखिएगा। इसके अलावा न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, ठीक है, भारत के कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो ये 91 नंबर के बने हैं और हमने आपको बताया था। और इन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया है, जरा कमेंट करके जरा मुझे बताइएगा। कल हमने आपको बताया था कि संजीव खन्ना जी ने किसका स्थान अभी ग्रहण किया है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव किस देश के उप प्रधानमंत्री हैं? तो ये हैं आपके रसिया के, अर्थात रूस के। और अभी चर्चाओं में क्यों? क्योंकि अभी नवंबर में क्या थे, भारत की यात्रा पर आए हुए थे, इसलिए अभी चर्चाओं में हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस मंत्रालय के सहयोग से नई दिल्ली में 6 दिन का भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यकारी क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किया? ये विदेश मंत्रालय के सहयोग से, याद रखिएगा। इसके अलावा रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी डीएसए का पहला अंतरिक्ष अभ्यास 2024 कहां शुरू हुआ? तो यह शुरू हुआ आपका नई दिल्ली में, याद रखिएगा। इसके अलावा नवंबर प्रथम सप्ताह में केंद्रीय खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहां के लिए सब्सिडी युक्त भारत ब्रांड खाद्यान्न की खेप भेजी? तो ये भेजी आपकी हुबली के लिए, याद रखिएगा। भारत ब्रांड में कौन कौन से खाद्यान्न आते हैं और उनकी क्या क्या रेट होता है, यह भी कल हमने आपको बताया था, जो कि सस्ते दामों पर, मार्केट रेट से कम दामों पर दरअसल सरकार लोगों के लिए उपलब्ध कराती है। ठीक है, इसके अलावा वरदराव कमलाकर राव का संबंध किससे है? अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है, तो ये बेसिकली मृदंगम विद्वान थे, याद रखिएगा। इसके अलावा हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? हमने आपसे कहा था कि कल ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए प्रश्न। तो ये हैं आपके हर्षवर्धन अग्रवाल, यानी कि अभी हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में हर्षवर्धन अग्रवाल जी को नियुक्त किया गया है। ये हमने कल पढ़ा था, यानी कि ये आज था आपका आज का रिवीजन। और अब हम आते हैं, कल हमने आपसे जो प्रश्न पूछा था और हमने आपसे कहा था कि आपको उत्तर उसका जरूर देना है। प्रश्न क्या था कि उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है आपका 24 जनवरी, यानी कि 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। और एक बात यहां पर महत्वपूर्ण मैं कह देता हूं कि उत्तर प्रदेश विशेष के जो प्रश्न होते हैं आपके एग्जाम में, आरओ में और पीसीएस में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। लेकिन एक बात नोटिस करने वाली है, वो ये है कि जो भी यूपी स्पेशल के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर करंट के क्वेश्चन को आप छोड़ देंगे
तो यूपी स्पेशल के जो भी प्रश्न होते हैं वो आपके पीवाईक्यू से हुबहू आते हैं। 95% जो क्वेश्चन आपके होते हैं वो पीवाईक्यू से आते हैं यूपी स्पेशल के वाले कंटेस्ट में, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग जो क्या करिएगा, पीवाईक्यूज को बहुत ही बेहतर ढंग से तैयार करने की कोशिश कीजिएगा, राइट। चलिए अब हम आते हैं आज के पहले जो है प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न हमारे सामने क्या है कि लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी जल्दी आप लोग बताएं अगर आपको इसका उत्तर पता होगा तो। 11 नवंबर, 12 नवंबर, 13 नवंबर, फिर 14 नवंबर। जल्दी जल्दी आप लोग बताएं कि लोक प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपका कब? 12 नवंबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। कौन सा ऑप्शन? बी वाला ऑप्शन, ठीक है, याद रखिएगा। चलो, तो पहला पॉइंट सेम एज इट इज वही जो हमने आपको बताया। इसके अलावा 1947 में यानी कि 1947 में दिल्ली में स्थित आकाशवाणी के स्टूडियो में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के एकमात्र आगमन की याद में हर साल जो है यह दिवस या यह दिन जो है मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा महात्मा गांधी ने देश के विभाजन के बाद हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अस्थायी रूप से बसे विस्थापितों को संबोधित किया। अगर बात कुरुक्षेत्र की आ जाती है तो कुरुक्षेत्र में एक सम्मेलन होता है, प्रतिवर्ष जानते होंगे, कौन सा? गीता सम्मेलन। यह भी आपको हमने कई बार कराया हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जानते होंगे इस प्रश्न को हमने ऑलरेडी कराया था आपको कि जो विदेश सचिव हैं कौन? विक्रम मिस्री जी। तो विदेश सचिव विक्रम मिस्री का कार्यकाल अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा बढ़ा दिया गया है। आपसे पूछ रहा है प्रश्न की दरअसल विदेश सचिव विक्रम मिस्री जो हैं उनका कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 26 जुलाई 2025 तक, या फिर 26 जुलाई 2026 तक, या फिर 14 जुलाई 2026 तक, या फिर ऑप्शन नंबर डी 14 जनवरी 2025 तक। जल्दी जल्दी आप लोग बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 14 जुलाई 2026। ध्यान रखिएगा एक बात मेरी महत्वपूर्ण, कि जो भी महत्वपूर्ण पदों पर जो बैठे हुए लोग होते हैं यानी कि जो नियुक्त होते हैं उनके कार्यकाल आदि को यदि बढ़ाया जाता है या उनके सर्विस में अगर कोई चेंजेस किया जाता है तो ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम के लिए क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो खबरों जब भी आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ें या जब भी आप कोई चीज देखें तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपको लगता है कि किसी व्यक्ति के कार्यकाल में कोई परिवर्तन किया गया है या उनके कार्यकाल को बढ़ाया गया है या उनकी सेवा शर्तें या उनके सैलरी या अन्य किसी क्षेत्र में जो है परिवर्तन किया गया है तो ऐसा प्रश्न दरअसल आपके एग्जाम के लिए क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये मेरी बातें भाई साहब नोट दिमाग में कर लिया करो, स्लिप मत किया करो प्लीज। ये सारी बातें आपके लिए बहुत जाना जरूरी हैं। ये एक्सपीरियंस से आती हैं, ये अनुभव से आती हैं और यही अनुभव मैं आपसे शेयर करता हूं, इसलिए आप बातों को इग्नोर मत किया करिए। और फिर से मैं एक बात कहता हूं कि जो लोग पीडीएफ पर डिपेंडेंट रहते हैं वो स्पून फीडिंग जो करते हैं वो काम ना करें, वीडियो जरूर देखें। वीडियो में आपको बहुत सारी बातें बताई जाती हैं जो पीडीएफ में आपके नहीं रहती हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है उत्तर नंबर सी, इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, यानी कि हमने आपको बताया 14 जुलाई 2026 तक के लिए विदेश सचिव विक्रम मिस्री जी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, ठीक है। और आपको पता होगा कि हाल ही में उन्होंने अपना जो है कार्यभार ग्रहण किया था। 1988 समथिंग के जो है आईएफएस अधिकारी हैं, यानी कि भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी हैं। जब आप लोग यूपीएससी का एग्जाम देंगे तो वहां पर एक आईएफएस ऑफिसर होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडियन फॉरेन सर्विस। और एक सर्विस और होती है जिसको भी हम लोग आईएफएस बोलते हैं। वो क्या होती है? वो होती है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जिसका मेंस मतलब प्री आपका आईएएस का और जो है आईएफएस का यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एक होता है, लेकिन बाद में मुख्य परीक्षा आईएफएस की इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की क्या होती है? अलग हो जाती है, जिसमें भारतीय जो है फॉरेस्ट सर्विस के लोग, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लोग होते हैं इसमें, ठीक है, उनका मेंस अलग हो जाता है। और ये क्या है? भारतीय विदेश सेवा, जिसका एग्जाम सेम होता है, ठीक है। चलिए, तो सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिस्री का कार्यकाल 14 जुलाई यानी कि 14 जुलाई 2026 तक के लिए क्या है? बढ़ा दिया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने, किसने? कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने विस्तार को मंजूरी दे दी है और विक्रम मिस्री ने विक्रम मिस्री ने 15 जुलाई 2024 को विदेश सचिव के रूप में अपना पदभार क्या किया था? ग्रहण किया था, राइट। चलिए, बाकी इसके अलावा आप लोग विक्रम मिस्री के बारे में जानते होंगे, बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं और ये दरअसल जो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव भी रह चुके हैं, यानी कि 2 जो है प्रधानमंत्रियों के निजी सचिव रह चुके हैं। कौन कौन से? एक डॉक्टर मनमोहन सिंह और एक आपके जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, इनके निजी सचिव भी रह चुके हैं और बाकी अलग अलग
पदों पर ये रह चुके हैं और अलग अलग देशों में दरअसल इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। अपने आप में अच्छे व्यक्ति हैं और बहुत बहुत ही बेहतर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इगास कहां का महत्वपूर्ण त्योहार है? अभी हाल ही में मनाया गया है, आप सभी लोग जानते होंगे, शायद परिचित भी होंगे। उत्तराखंड वाले इस त्योहार से जो है परिचित होंगे। उत्तराखंड में दरअसल ये त्योहार धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा था, लेकिन अभी हालिया वर्षों में दरअसल इस त्योहार को लेकर के बहुत ही ज्यादा जो है जागरूकता फैलाई गई है और अभी ये चर्चाओं में बना हुआ है। जिस प्रकार से जो बिहार में छठ पूजा होती है, पहले छठ पूजा को शायद कम लोग जानते होंगे, लेकिन धीरे धीरे जो छठ पूजा है न सिर्फ ये बिहार से जो है आगे बढ़ते हुए अलग अलग राज्यों में पहुंचा, बल्कि यह पूरे देश के साथ में वैश्विक स्तर पर छठ पूजा जो है अपने आप में एक अंतर्राष्ट्रीय त्यौहार बन रहा है। ठीक उसी प्रकार से इगास जो त्यौहार है, इसको लेकर के भी उत्तराखंड सरकार इस पर फोकस कर रही है। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी इसमें जो है पार्टिसिपेट किया गया था। ठीक है, तो ये कहां का त्यौहार है? ये है आपका उत्तराखंड का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है हो जाएगा क्या, इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि उत्तराखंड में इगास त्यौहार है। इसको लेकर के मान्यताएं कुछ हैं। पहली मान्यता तो ये रहती है कि दरअसल जो भगवान राम जब जो है लंका विजय करके आए, तो दरअसल यहां पर जो सूचना जो है इन इलाकों को, उत्तराखंड के इन इलाकों को जो है क्या हुआ, देर में सूचना मिली, और जब सूचना मिली तो उसी के जो है रेफरेंस में, उसी के जो है खुशी में दरअसल ये त्यौहार मनाया गया। यानी कि इगास को लेकर के मान्यता है कि लंका विजय के बाद भगवान राम के अयोध्या लौटने की खबर इस पर्वतीय क्षेत्र में 11 दिन बाद पहुंची थी। ठीक है, यानी कि 11 दिन के बाद आप लोग एकादशी भी मनाते होंगे। ठीक है, और उसमें भी जो है आप सभी लोग जानते हैं एकादशी में क्या होता है। बाकी तो 11 दिन के बाद, दीपावली के 11 दिन के बाद ये सूचना मिली और इसीलिए दरअसल ये त्यौहार वहां पर मनाया जाता है। और एक मान्यता है, वो क्या है? एक और मान्यता यह है कि वीर योद्धा कौन? वीर योद्धा माधव सिंह भंडारी। कौन? माधव सिंह भंडारी के नेतृत्व में तिब्बत युद्ध में विजय के बाद जब गढ़वाली सैनिक 11 दिन बाद अपने गांव लौटे, तब दीप जलाकर उत्सव मनाया गया, जो इगास का रूप बन गया। तो दो मान्यताएं बेसिकली इसके साथ जुड़ी हैं। कौन सी मान्यताएं एग्जैक्ट सही हैं पता नहीं है, लेकिन हो सकता है दोनों ही मान्यताएं सही हों। ठीक है, ये भी हो सकता है अपने आप में, राइट। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि आप सभी लोग अपने त्योहारों को जो है संजोने का प्रयास करें। आजकल जो मॉडर्न जो लोग हैं, ठीक है, उनके दिमाग में कुछ ज्यादा ही मॉडर्निटी आ गई है। वो लोग हमारे जो पारंपरिक त्योहार हैं उनको लेकर कमिटमेंट अक्सर करते रहते हैं। ध्यान रखिएगा कि कुछ ना कुछ जो चीजें होती है हमारे जो है संस्कृति परंपराओं से जुड़ी हुई होती हैं। आजकल कई बार तो कुछ लोग होते हैं महिलाओं को भी भड़काते हैं, जैसे कि करवा त्योहार, जो करवा चौथ होता है उसको लेकर के अक्सर जो है विवाद की स्थिति बनी रहती है। उसको लेकर के भी लोग कई बार बोलते रहते हैं कि अच्छा तुम महिला हो, तुम पति के लिए क्यों व्रत रखती हो। हालांकि दोनों लोग को रखना चाहिए, पति पत्नी दोनों को फास्ट रखना चाहिए। ये भी अपने आप में एक श्रद्धा का विषय अपने आप में, क्योंकि और जगह पर, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो शादी है वो सिर्फ जो है एक को है, कहते हैं इसको ना, एक वो नहीं है कोई एक जस्ट एक लाइक डॉक्यूमेंट्स टाइप में का नहीं है। ये इसको कहा जाता है कि 7 जन्मों का ये बंधन होता है और उसमें जो है हमारा विश्वास में बहुत होता है। इसीलिए जो पत्नियां होती हैं अपने पति के दीर्घायु के लिए दरअसल ये फास्ट रखती हैं। हालांकि उसके लेकर कॉन्ट्रडिक्शन कई बार पैदा होता है। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि पत्नी रहें, पति को भी जो है फास्ट जरूर रखना चाहिए, एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार होना चाहिए। लेकिन ये कह करके आप इस त्यौहार को या किसी अन्य त्यौहार को कह करके आप जो है ये नहीं कह सकते हैं कि ऐसा क्यों होना चाहिए। ये हमारी धरोहर है, ये हमारी परंपराएं हैं और मुझे लगता है कि इसे हमें ही संजोने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, और फास्ट रखना तो कोई बुरी बात नहीं होती, कम से कम इसी बहाने जो है हमारा डाइजेशन सिस्टम सही होता है, हमारी चीजें अन्य सही होती हैं। ठीक है, तो करवा चौथ हो ना हो, कुछ अन्य चीजें हो या ना हो, हमें फास्ट एक दिन जरूर रखना चाहिए। जैसे कि एकादशी का व्रत होता है, आप जानते होंगे उस दिन जो है हम लोग भूखे रहते हैं और अपने आप में जो है कहीं ना कहीं ये जो साइंटिफिक चीजें भी होती हैं। जो भारत देश के जो मोस्टली जो फेस्टिवल होते हैं वो कहीं ना कहीं साइंटिफिक होते हैं, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हमें उनसे जुड़ी हुई प्रावधान जो भी होते हैं, जो जुड़ी हुई मान्यताएं होती है हमें मालूम होती है, कई बार हमें मान्यताएं नहीं मालूम होती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि आप सभी युवा हैं, इतने मॉडर्न मत हो जाइए। ठीक है, इतने मॉडर्निटी में मत आइए कि जो है हमें अपने संस्कृति पर भी गर्व ना हो। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, खैर नेक्स्ट है, हाल ही में कैरेबियाई देश हैती के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? कैरेबियाई देश है, हैती है, आप जानते होंगे। और यहाँ पर अभी जो है मैटर बहुत बड़ा चल रहा है, आप सभी लोग शायद परिचित होंगे हैती में। ठीक है, कई सारे अराजक तत्व जो है वहां पर अभी क्या है विद्यमान है और उनके द्वारा कई सारी हिंसा जो है की जा रही है।
तो अभी हाल ही में उस उथल पुथल के दौर में जो कैरेबियाई देश हैती है वहां के जो है नए प्रधानमंत्री अभी नियुक्त हुए हैं, प्रधानमंत्री शपथ ली है। कौन है वो? एलेक्स डिएडर हैं या फिर अलेक्जेंडर हैं या फिर जॉन निकोलस हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी लिया बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एलेक्स डिएडर। ठीक है, याद रखिएगा। तो पहला पॉइंट सेम वही है, व्याख्या के अंदर ज्यादा हमने एक्सप्लेन इसको नहीं किया है। एक बार आप लोग जो है इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, हमने इसको डिटेल्स नहीं दिया है आज। आप लोग कैरेबियाई देश जो हैती है इसके बारे में एक बार पढ़िएगा, क्या कुछ यहां पर घटनाक्रम चल रहा है डिटेल्स में। ठीक है, चलो नेक्स्ट है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, अभी हाल ही में आंकड़ा आया हुआ है। ठीक है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का, उस आंकड़ों के अनुसार अक्षय जो ऊर्जा है आपकी, ठीक है, अक्षय ऊर्जा क्षमता में पिछले एक वर्ष में कुल कितनी वृद्धि हुई है। अपने आप में भारत के लिए एक अच्छी बात है कि अक्षय ऊर्जा में भारत लगातार जो है प्रगति कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। तो आपके सामने ऑप्शंस क्या है कि 20 गीगावाट का 24.5 गीगावाट या फिर 30 गीगावाट या फिर 30.5 जो है 30.5 गीगावाट, ये आप लोग को बताना है इसका उत्तर क्या होगा एग्जैक्ट। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर बेसिकली डी, यानी कि सॉरी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 24.5 गीगावाट की दरअसल अक्षय ऊर्जा में अभी क्या हुई है, वृद्धि हुई है अभी हाल के एक वर्ष में। ये अभी नवी और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय जो है उनका ये आंकड़ा आया हुआ है। ठीक है, अब देखो ये जो आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत हैं भाई साहब, ये आंकड़े जो है आपको यूपीपीसीएस मेंस में यानी कि मुख्य परीक्षा में आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे। इसलिए मैंने आपको मुख्य परीक्षा के लिए कॉपी बनवाई थी और वहां पर हमने आपसे कहा था कि वहां पर आप लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए और साथ साथ में जो इंपॉर्टेंट डेटा होते हैं, या इसके लिए आप एक अलग से कॉपी और बना सकते हैं जहां पर आप इंपॉर्टेंट डेटा को आप सेव कर सकते हैं। ये जो आंकड़े यहां पर दिए हैं कि अगर जो है भारत की ऊर्जा के बारे में, नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में जो है अगर कुछ पूछता है तो वहां पर आप इन सारे डेटा को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भाई साहब अगर आपने कॉपी बना ली है तो अच्छी बात है, नहीं तो जिस कॉपी में आप लोग उत्तर लेखन करते होंगे या जिस कॉपी में आप लोग जो है मेंस का कुछ कंटेंट लिखते होंगे वहीं पर आप लोग इस डाटा को क्या करिएगा, सेव कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, मुख्य परीक्षा में आपके पीसीएस के लिए बहुत ही अहम होती हैं। राइट, चलिए, या फिर ऐसे में भी आरओआर वाले भी सुन लो, आप निबंध लिखोगे वहां पर भी अगर इस प्रकार से कुछ ऊर्जा पर अगर कोई ऐसे आता है तो वहां पर भी इन डेटा का आप इन जो है आंकड़ों का इस्तेमाल आप वहां पर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता में पिछले एक वर्ष में कुल 24.5 गीगावाट की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अक्षय ऊर्जा क्षमता अक्टूबर 2023 में 178.98 यानी कि 178.98 गीगावाट के मुकाबले अक्टूबर 2024 में बढ़कर कितनी हो गई है, 203.18 यानी कि 203.18 यानी कि 203.18 गीगावाट हो गई है। और उल्लेखनीय है कि यह वृद्धि अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के क्या है, अनुरूप है, यानी कि भारत अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में बहुत ही तेजी के साथ वृद्धि कर रहा है और अपने आप में यह भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। इसके अलावा परमाणु ऊर्जा सहित कुल गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता 2023 में 186.46 थी, याद रखिएगा, यानी कि 186.46, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं गीगावाट की तुलना में 2024 में बढ़कर कितनी हो गई है, 211.36 गीगावाट। ठीक है, और सौर क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो 20.1 यानी कि 20.11 गीगावाट की उल्लेखनीय क्या हुआ, इसमें वृद्धि देखी गई है। ये सारे डेटा आपके एग्जाम के लिए क्या है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको मुख्य परीक्षा के लिए काम आएंगे। राइट, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि COP29, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज भी बोलते हैं, का आयोजन कहां पर हो रहा है, अजरबैजान में हो रहा है, मंगोलिया में, न्यूयॉर्क में या फिर दिल्ली में। आई थिंक इसका आपको उत्तर पता होगा। और कॉप की जो बैठकें होती हैं, चाहे वो जैव विविधता वाली कॉप पर बैठकें हो या फिर जलवायु परिवर्तन पर होने वाली कॉप की बैठक हो, मैंने आपसे कई बार कहा है कि कॉप जो समिट होती हैं अर्थात जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती हैं, उनकी दो अलग अलग बैठकें होती हैं। एक बायोडायवर्सिटी पर होती है, उसके बारे में हमने आपको प्रश्न कराया था। और ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो 29 हो रही है, ये हो रही है आपकी क्लाइमेट चेंज को लेकर के, जलवायु परिवर्तन को लेकर के। और ये जो शब्द जलवायु परिवर्तन है भाई साहब आपका, ये आपके बहुत जगह इंपॉर्टेंट है। ये आप जो है प्री में इससे प्रश्न बहुत बार पूछता है,
इसके कॉप के बारे में, मेंस में सीधे जलवायु परिवर्तन पर प्रश्न पूछता है। इसके अलावा आपके निबंध में भी जलवायु परिवर्तन पर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, और जब आप इंटरव्यू देते हो तो वहां पर भी दरअसल जलवायु परिवर्तन पर प्रश्न पूछा जाता है। और एक महत्वपूर्ण बात, यदि आप रिसर्च करते हैं एनवायरमेंटल साइंस से, जैसे जिसका बीएससी ईवीएस हो या एमएससी ईवीएस हो, अगर वो रिसर्च लाइन में आगे जाते हैं, अगर उनके पास अगर एनवायरमेंट से पीएचडी करने का मौका है, तो जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज उनके पास एक बहुत अच्छा टॉपिक है। रिसर्च में इस टॉपिक को चूज कीजिएगा, बहुत बेहतर जो है आप इस कार्य में जो है काम आप कर पाएंगे। तो पीएचडी अगर आप करना चाहेंगे इन फ्यूचर तो ध्यान रखिएगा, इस टॉपिक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, पीएचडी से एक बात याद आ गई कि अगर आप में से कोई पीएचडी करना चाह रहा होगा इन फ्यूचर या कर रहा होगा, अगर कोई इशू आता है आपके पीएचडी के टॉपिक में या कुछ अन्य चीज में, आप कमेंट करके इस क्षेत्र में भी आप मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये कॉप 29 जो क्लाइमेट चेंज पर हो रही है, ये हो रही है आपकी अजरबैजान में। ठीक है, अजरबैजान के जो आपका बाकू है वहां पर हो रही है। ठीक है, अजरबैजान के बाकू में कौन सी बैठक? ये कॉप 29। कॉप 29 किस पर? जलवायु परिवर्तन पर। ठीक है, कब से कब तक हो रही है ये डेटा भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 11 नवंबर से लेकर के 22 नवंबर 2024 के मध्य में दरअसल ये बैठक हो रही है, यानी कि कॉप 29 की बैठक हो रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट आपके लिए याद रखिएगा, इस वर्ष के सम्मेलन को जलवायु वित्त का नाम दिया गया। क्या? जलवायु वित्त, यानी कि क्लाइमेट जो है फाइनेंस, यानी कॉप का नाम दिया गया है। याद रखिएगा, भारत इस सम्मेलन में भाग ले रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात है। और इसके अलावा आप लोगों को पता होगा कि जो कॉप 21 हुई थी, यानी कि जो पेरिस समिट, अगर आपको याद होगा पेरिस समझौता, वहां पर हम लोगों ने क्या किया था? हम लोगों ने कहा था कि हमें जो है 1.5 यानी कि वैश्विक तापमान को, ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या करना है? सीमित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जो कि कई बार आपके एग्जाम में यहां पर क्या होता है, प्रश्न पूछा जाता है आपसे। राइट, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। क्या? लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण किया गया। कहां पर? मतलब किसके द्वारा? इसरो के द्वारा, नासा के द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो ये किया गया भैया डीआरडीओ के सहयोग से, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नाउ इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने ओडिशा के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर से एक मोबाइल आर्टिकुलेटेड लॉन्चर से लंबी दूरी की लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का क्या किया है? सफल जो है उड़ान परीक्षण किया गया है। इसके बारे में भी आप लोग डिटेल्स में चाहे तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भाई साहब, जल्दी बताओ? विश्व निमोनिया दिवस 10 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 10 नवंबर या फिर 12 नवंबर, संभवतः 12 नवंबर को मनाया जाता है। हाँ, 12 नवंबर को। ठीक है, तो अब बताओ कि भैया इसका सही उत्तर क्या होगा? 12 नवंबर हो जाएगा। और निमोनिया से मुझे लगता है कि आप सभी लोग जो है परिचित होंगे, और मोस्टली जो है क्या है, ये एक तरीके से श्वसन संबंधी बीमारी है, और मोस्टली जो है ये 5 वर्ष के जो कम उम्र के बच्चे होते हैं उनमें देखने को मिलती है। और मुझे लगता है अधिकतर लोगों को निमोनिया हुआ होगा। ठीक है, बचपन में मुझे हो गया था, डॉक्टर ने कहा था कि अब तुम तो नहीं बचोगे, राम नाम तुम्हारा सत्य है। ऐसा मेरी दादी कहती थी मुझसे, हालांकि अभी वो भी नहीं है हमारे बीच में, लेकिन दादी कहती कि जब तुम्हें बचपन में निमोनिया हो गया था तो डॉक्टर ने कहा था कि अब तुम नहीं बचोगे। तो मेरी दादी ने मुझे 6 महीने तक नहलाया नहीं था, आज भी मुझे याद है। और उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जो है +2 तक जो है मैं बहुत कम नहाता था। एक सीक्रेट बात मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि बाद में तो डेली नहाता हूँ, लेकिन पहले ऐसा हो गया था। ठीक है, खैर स्वच्छता थी लेकिन कम नहाता था। ठीक है, खैर मजाक की बात है। लेकिन डॉक्टर ने हालांकि मना कर दिया था वास्तव में कि बचेंगे नहीं। बड़ी शिद्दत से जो है दादी ने हमें बचाया, मेरी माँ ने बचाया, तो आज आप सभी लोगों के बीच में मैं उपस्थित हूं। इसीलिए खैर, तो ये डेंजरस डिजीज है अपने आप में, इसलिए ध्यान रखिएगा कि अगर आपके घर में भी कोई छोटा बच्चा है और अगर उसको निमोनिया होता है तो ध्यान रखिएगा उसका केयर बहुत आवश्यक है। इसीलिए जो है घर में छोटे बच्चों की मालिश की जाती है। जो तेल होता है जो है उसका सरसों का, उससे मालिश होती है, और अलग अलग प्रकार के तेलों से उनकी मालिश की जाती है ताकि गर्मी का जो प्रभाव हो वो हमेशा बना रहे। ध्यान रखिएगा कि ये रोग छोटा सा है, इसका इलाज संभव है, लेकिन यदि इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो बच्चे एक्सपायर कर जाते हैं कई बार। इसलिए निमोनिया जो डिजीज अगर होती है आपके किसी घर में किसी भी छोटे बच्चे को, तो इस पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा प्लीज। बाकी ये बुजुर्गों में भी होती है, क्योंकि वहां पर भी थोड़ा सा इम्यून सिस्टम क्या होता है, वीक हो जाता है, तो वहां पर भी समस्या देखने को मिलती है। राइट, चलिए सामान्य तौर पर यह 5 वर्ष से कम उम्र तक के बच्चों और बुजुर्गों में देखने को मिलता है। इसका इलाज संभव है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है
विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब कहेंगे सर इतना सरल सर आप प्रश्न क्यों पूछते हो? इसलिए पूछता हूं क्योंकि आप पढ़ रहे हो तो इसलिए आपको पता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता है, और मजेदार बात यह है कि इतना सरल क्वेश्चन भी वो गलत करके चले आते हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि इसका उत्तर आपको देना है। मुझे पता है कि आप लोगों में से मोस्टली लोगों को इसका उत्तर पता होगा, लेकिन अगर 10% लोगों को भी नहीं पता है तो उनको भी पता होना चाहिए। तो ये अगर हम 90% में आते हैं तो यह प्रश्न आपके लिए नहीं है, यह प्रश्न उन 10% के लिए जिनको नहीं आता है। बाकी उत्तर आप सभी लोग देंगे। ठीक है, तो बताओ विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 22 अप्रैल, 5 जून या फिर 16 सितंबर? कमेंट करके आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा मुझे, राइट। और अब आपके लिए प्रश्न है, प्रश्न क्या है कि ई कृषि पर चर्चा करें। मुख्य परीक्षा के लिए ई कृषि, और ये लिखना है आपको 200 वर्ड्स में, 200 शब्द में, 200 वर्ड्स में। ई कृषि, जैसे आप लोग ई शासन पढ़ते होंगे, ई गवर्नेंस, है ना, आपने सुना होगा टर्मिनोलॉजी, उसी प्रकार से एक टर्मिनोलॉजी है ई कृषि, यानी ई एग्रीकल्चर भी आप इसको बोल सकते हैं। ई कृषि क्या होती है, अगर आपको आता है तो आप लोग उत्तर इसका जरूर दीजिएगा। देखते हैं कि ये उत्तर कितने लोग इसको लिख पाते हैं। ठीक है, बाकी ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आई होप कि आपको ये लेक्चर हमारा अच्छा लग रहा होगा। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर जरूर कर दिएगा, साथ ही साथ में छोटा सा लाइक प्लीज जरूर करिएगा। बाकी हम लोग मिलेंगे कल एक नए और जो है वीडियो के साथ। तब तक आप लोग लगातार पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, सकारात्मक रहिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, यकीन रखिए कि आपको हर हाल में सफलता जरूर मिलेगी। ऑल द बेस्ट है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।